हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में देखो। क्वेश्चन है पराविद्युतांक के आपेक्षिक पराविद्युतता से क्या समझते हैं। देखो तो पराविद्युतांक यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों का डिफिनीशन जो है समान है, परिभाषा जो है समान है। देखो निर्वात में विद्युत बल एवं माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो या पराविद्युतता भी कह सकते हो। तो जब इसको हम पराविद्युतांक कहेंगे तो के से इसको सूचित करते हैं। के बराबर क्या होता है, एफ ओ बटा एफ एम, यानी यह निर्वात में विद्युत बल है दो बिंदु आवेशों के बीच, और फिर माध्यम में नीचे है दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल। और जब इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतता कहेंगे तो लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन आर हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ओ बटा एफ एम। तो फॉर्मूला समान है। एक बात और जानकारी में ले लो कि भाई जब निर्वात या वायु के लिए यानी पराविद्युतांक का मान अगर पूछ दे तो उसके लिए 1 होता है, ठीक। और पानी के लिए पराविद्युतांक यानी इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं तो उसका मान 80 होता है। अगर धातु के लिए पूछता है तो उसका मान क्या लिखना होगा, अनंत। अब अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पराविद्युत सामर्थ्य है ना क्या है। इसको परावैद्युत सामर्थ्य भी कह सकते हो, पराविद्युत है तो परावैद्युत भी कह सकते हो। किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह महत्तम मान है जिसे वह पदार्थ सहन कर सकता है। देखो अगर कोई पराविद्युत पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ है तो हम उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो महत्तम मान यानी आरोपित जो विद्युत क्षेत्र उसका महत्तम मान को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परावैद्युत या पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। लेकिन यह बात भी ख्याल में रखना है कि हम आरोपित जब करते हैं विद्युत क्षेत्र को तो विद्युत भंजन नहीं होना चाहिए। बात समझ गए, यानी जो पराविद्युत पदार्थ है उसका है ना विद्युत भंजन न हो सके इसका मतलब जितना वह महत्तम मान सहन कर सके। अब इसका सूत्र है E बराबर V बटा D। अब मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धारिता से क्या समझते हैं। तो किसी चालक या संधारित्र में आवेश को, विद्युत आवेश को संचित करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसी को हम कहते हैं चालक या संधारित्र की धारिता। अब इसका फॉर्मूला भी हम पहले से बता चुके हैं, C बराबर Q बाई V, यानी CQ भी याद रखो यार। तो C धारिता हो गई, Q आवेश हो गया, V विभवांतर हो गया। अब इसका ऐसे ही मात्रक जो होता है फैराड होता है, ठीक। अब देखो वायु युक्त समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। अगर समानांतर पट्टिका संधारित्र है, बात समझ गया, अगर उनके दोनों प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो उस स्थिति में जो धारिता होगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब समझ लो दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D लिखा हुआ है और प्रत्येक प्लेट का जो है ना सतह है उसका क्षेत्रफल A लिखा हुआ है। तो अगर सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो धारिता समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चूंकि A अंश है तो ये भी अंश है और ये जो है हर है, यानी अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। अब प्लेटों के बीच की दूरी घटाते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ गए। अगर मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को अगर पूरी तरह से भर दिया जाए तो उस स्थिति में जो धारिता होगी बढ़ जाता है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ को रखने पर दोनों प्लेटों के बीच धारिता का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां हम लिखेंगे उसके लिए नियतांक के लिखेंगे, के का मान 1 से अधिक होगा क्योंकि निर्वात वायु के लिए ना 1 होता है, और कोई परावैद्युत पदार्थ अगर है तो 1 से अधिक होगा, उस स्थिति में C का मान बढ़ जाएगा। अब यही प्रश्न अगर पूछ दे कि D पर निर्भर करता है, A पर निर्भर करता है, तो किस रूप में निर्भर करता है, तो हम समझा ही दिए हैं, A के बढ़ने से C का मान बढ़ेगा, D के बढ़ने से C का मान घटेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय को लिखे। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है
के किसी बंद, गॉस का प्रमेय मतलब विद्युत है ना आवेश से संबंधित गॉस का प्रमेय है, विद्युत आवेश से संबंधित। यह कहता है कि किसी बंद सतह या तल से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q बटा एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है? बराबर होता है। जहां Q क्या है? बंद तल या सतह के अंदर स्थित कुल आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यानी बंद तल के अंदर निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। बात समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अगला प्रश्न, प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो देखो जब किसी चालक, सपोज करो ये चालक है, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें तो परमाणु है, तो परमाणु से जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे तो परमाणु आयन के रूप में बदल जाएंगे, अब वो आयन कहलाएंगे। बात समझ गए? तो धारा का विरोध वहां उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं रोड पर, किसी भी सतह पर चलते हैं तो घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी घर्षण ही उत्पन्न होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। उसको आर से लिखते हैं। और ओम का नियम कहता है कि V बराबर I इंटू आर, तो आर बराबर हो जाएगा V बटा आई, जो यहाँ लिख दिए हैं। देखो आर बराबर V बटा आई, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। देखो तापमान बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध यानी धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। जब तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अब इसके साथ और भी हम कुछ पढ़ा दिए हैं यहाँ पर, अगर पूछे तो जवाब दे देना यार। इसके देखो, अब देखो इसके प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को, उल्टा को चालकता कहते हैं। वहां है प्रतिरोध तो यहाँ हो गया चालकता। बात समझ गए? चालकता कहते हैं। अब देखो चालकता को जी से लिख दिए तो बराबर हो गया 1 बटा हो गया आर, ओम इनवर्स हो गया, या मोह भी पढ़ सकते हैं। अब देखो यहां पर बता रहे हैं कि देखो प्रेरित्र युक्त, यानी अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, बात समझ गए, अगर उसमें कुंडली जुड़ा हुआ हो तो उसी को लिखे हैं प्रेरित्र युक्त परिपथ में जो प्रभावी प्रतिरोध होगा, उस परिपथ में जो प्रतिरोध होगा उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और उसको एक्सेल से लिखते हैं, तो एक्सेल बराबर 1 बटा ओमेगा एल होता है। 1 बटा क्या होता है? ओमेगा। अब बच्चा सब रो रहा है, करो। एक्सेल बराबर 1 बटा ओमेगा एल होता है। अब ओमेगा क्या आवृत्ति है, एल जो है प्रेरकत्व है, यानी जो उसमें प्रेरित्र है, जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व है। और इसका भी मात्रक जो होता है ओम ही होता है, याद रखना। अब संधारित्र युक्त दूसरा परिपथ क्या है? अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ हो, बात समझ गए, तो उस स्थिति में जो होगा प्रभावी प्रतिरोध जो होगा उसको हम कहेंगे यानी धारितीय प्रतिघात, और उसका सूत्र होगा XC बराबर 1 बाई ओमेगा सी। इसका भी मात्रक ओम ही होगा। ठीक, एक और समझ लो, LR परिपथ, CR परिपथ या LCR परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं, और जेड से लिखते हैं। चीज वही है यार, समझ गए? तो LR के लिए यहाँ Z बराबर रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और CR परिपथ के लिए Z बराबर हो जाएगा रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर LCR परिपथ होगा तो Z बराबर होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर। हम कह दिए तीनों स्थिति में जो है प्रतिबाधा का मात्रक ओम ही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता हो गया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। से क्या समझते हैं? तो देखो सूत्र है प्रतिरोध R बराबर रो L बटा A। ये क्या है? चालक की लंबाई, सपोज करो चालक है, इसकी लंबाई है, और ये का मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अब इस सूत्र से हमको रो बराबर होगा R इंटू ए, अब बटा L हो जाएगा, R इंटू ए बटा L। इसी रो को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। एक्चुअली यह वास्तव में क्या नियतांक है, और इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो सूत्र याद रखना, और उसके बाद इस सूत्र को इसी सूत्र से है ना प्राप्त कर लेना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक होगा ओम मीटर। देखो ओम होगा 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच गया यहाँ, तो वो मीटर हो गया। बात समझ गए कि नहीं? और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।